एंड आउटडोर पेशेंट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जितने उसके पास पेशेंट हैं उस पर डिपेंड करती है, और पेशेंट को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, इंडोर पेशेंट और दूसरा है हमारे पास आउटडोर पेशेंट। दो कैटेगरी पेशेंट की है, उस पर डिपेंड करती है और प्लस डिपेंड करती है फिक्स्ड कॉस्ट पे। तो इसको इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि हम बोल सकते हैं कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी, एक्स प्लस आई, सॉरी एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू ओ प्लस जेड। ये इक्वेशन की फॉर्म है जो कॉस्ट फंक्शन आपको बनाना है उसकी। तो आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ये जो आपकी कॉस्ट है एक्स वाई और जेड, ये क्वेश्चन में ही गिवन है जो मैं अब तक लिख रही हूँ, इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है थ्रू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम आपको गिवन है डे 1 1 2 3, देन जो कॉस्ट है आपकी, दोनों कॉस्ट इंडोर और आउटडोर, जो आपकी कॉस्ट है पेशेंट की, इंडोर पेशेंट को आई से डिनोट किया गया है और आउटडोर पेशेंट को ओ से डिनोट किया गया है। ये आउटडोर पेशेंट के लिए है, ओ आई इंडोर पेशेंट के लिए है। तो यहाँ पर जो है आपके पास कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट है आपकी 5200 रुपीज़, रुपीज़ में है कॉस्ट। ओके, 5200, 5360, देन 5650, देन इंडोर पेशेंट का जो है हमारे पास नंबर्स डाटा 30, 35, 15। ओके, आवाज़ आ रही है बच्चे मेरी, क्लियर है आवाज़? यस मैम। 30, 35, 15। और ये है आउटडोर पेशेंट का डाटा 20, 22, 45। ओके, तो अब जो हमारा फंक्शन है, हमें आपको पता ना फंक्शन को किस तरीके से बनाना, ये आपका कॉस्ट है। तो आपका क्या है, आई यहाँ पर, ये आई है, आई इंडोर पेशेंट के लिए है, ये ओ है, ये आउटडोर पेशेंट के लिए है। तो इसके आपको फंक्शनल फॉर्म से आपको अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ आपको जो एक्स है, एक्स को हम डिनोट कर रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ इंडोर पेशेंट। ओके, तो जितने नंबर ऑफ पेशेंट होंगे इंडोर पेशेंट की जो उसकी कॉस्ट आएगी, नंबर ऑफ पेशेंट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपको मिल जाएगी। वाई क्या है आपके पास, वाई इज द टोटल कॉस्ट ऑफ आउटडोर पेशेंट। ठीक है, जेड आपका डिनोट करेगा फिक्स्ड कॉस्ट को। अब हमें कैसे पता लगा जेड फिक्स्ड कॉस्ट है? बच्चे देखिए ये चेंज नहीं हो रहा है, जेड एक वेरिएबल नहीं है, जेड आपके पास एज ए कांस्टेंट यहाँ पर आया है। ठीक है, तो हर किसी की अलग है, ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट गिवन है आपको। तो जेड आपका फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका इंडोर पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका आउटडोर पेशेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वेशन फॉर्म देखिए आपका क्या आ जाएगा, 30 ये आपका इंडोर पेशेंट है और इंडोर पेशेंट की टोटल कॉस्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 30x प्लस आउटडोर पेशेंट की कॉस्ट है 20, यानी 20y, इसको y से मल्टीप्लाई करो, प्लस जेड, और टोटल कॉस्ट जो आपको गिवन है इसके लिए है 5200। टोटल कॉस्ट आपको गिवन है, मींस इन तीनों की मिलाकर फिक्स्ड कॉस्ट, इंडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट सबकी कॉस्ट मिला के मैक्सिमम आपके पास क्या हो सकती है, 5200 हो सकती है। इससे लेस होगी नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम फुल्ली जो भी हमने डिसाइड कर लिया वही करते हैं, एफिशिएंट यूजेज है, तो इतनी कॉस्ट हमने इनकर करनी है, तो इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों में। दूसरा देखिए आपका क्या बनेगा, 35x प्लस वाई किसके साथ जाएगा, आउटडोर पेशेंट के साथ, 22y प्लस यहाँ पर फिर हमारा फिक्स्ड कॉस्ट जेड।
फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स ही रहता है, चाहे बाकी आपका वेरी करे कि नहीं करे, जेड हमेशा जेड ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ पेशेंट पर या किसी और एक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपका 5360। तीसरा देन आपके पास 15x प्लस 45y प्लस जेड, और टोटल आपके पास कितना है 5650। ओके, ये आपके पास आ गया। अब आपको इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, ये आपको फॉर्मूला यूज करना होता है AX इज इक्वल टू बी। ओके, AX इज इक्वल टू बी फॉर्म में लेके आइए इसको। A सबसे पहले कोफिशिएंट लिखते हैं A मैट्रिक्स के। कोफिशिएंट क्या होंगे 30, 20 और 1, देन 35, 22, 1, 15, 45, 1। ओके, एक्स मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, तो जो भी हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, और ये बी मैट्रिक्स जो भी आपके पास कंस्ट्रेंट है मैक्सिमम या मिनिमम जो भी यहाँ पर गिवन है वो है 5200, 5360 एंड 5650। ओके, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। अब इसको हम बाई मैट्रिक्स रूल, बाई मैट्रिक्स मेथड या बाई क्रैमर रूल किसी से भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स मेथड मेंशन है यहाँ पर, तो हम इसको मैट्रिक्स मेथड से ही करेंगे। ओके, सॉल्व बाई मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ है। मैट्रिक्स मेथड मीन्स आपको मैट्रिक्स इनवर्स मेथड यूज करना है। मैट्रिक्स मेथड भी इसको हम बोल देते हैं, खाली मैट्रिक्स मेथड, इसको हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड भी बोल देते हैं। तो इनवर्स मेथड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। 30 इंटू 22 माइनस 45 माइनस 20 इंटू 35 माइनस 15 प्लस 1 इंटू 35 इंटू 45, 35 इंटू 45, 225, और ये आ गया 15113, 5751। ओके, ये आ गया आपके पास 1575 माइनस 22 इंटू 15, 15 टू जा 30 और 15 टू जा 30, 330। ओके, सोल्व कीजिए बस इसको फर्दर। 30 इंटू ये आपके पास आ गया 323 यानी 690, माइनस में आएगा। देन आपके पास 30 माइनस 15 20, और ये प्लस में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 400। देन प्लस में आपके पास इन दोनों का डिफरेंस 5412। टोटल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 690 एंड 460 आपका 1090, 155। ओके, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ओके, अब मैट्रिक्स मेथड हमें करना है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, मैट्रिक्स इनवर्स। ओके, मैट्रिक्स इनवर्स के लिए हमें क्या करना है, मैट्रिक्स के एडजॉइंट को, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया और वो नॉन जीरो है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो।
तो एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। ओके, फर्स्ट है आपके कोफैक्टर्स ऑफ रो 1, कोफैक्टर्स ऑफ रो फर्स्ट। चलो, नंबरिंग नहीं कर रही हूँ मैं, तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं फर्स्ट सेकंड करके। तो फर्स्ट आपका कोफैक्टर आएगा, या आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम बोलेंगे C11। C11 आपका इसके कोरस्पोंडिंग होगा, 30 के कोरस्पोंडिंग होगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को देखो, C11 है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए। साइन आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव साइन आएगा। तो इसको डिलीट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 22 माइनस 45। डायरेक्ट शॉर्ट में करेंगे हम, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अब। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आप ये वाला भी उठा सकते हो, क्योंकि ये कोफैक्टर ही होता है आपका। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आ गया 13, 3 और 2, 23 नेगेटिव में। देन C12, अब आपको कौन सा डिलीट करना है, 1 2 है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी 35 इंटू 15, ये आपके पास आ गया 35 इंटू। ओके, देखो यहाँ पर साइन भी आएगा बच्चे, इस पर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -20। नेक्स्ट C13, यहाँ पर फिर अगेन पॉजिटिव साइन होता है। तो इसके लिए देखिए आप ये वाला भी उठा सकते हैं यहाँ से, 1575 माइनस 330। ओके, डिफरेंस इज 124। C11, C12, C13 निकाल लिया हमने। नेक्स्ट निकालते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। C21, ओके, साइन देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। चलो, तो यहाँ पर आपको सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। ये आपकी सेकंड रो और ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट हो जाएंगे, यानी 20 इंटू माइनस 45, 20 माइनस 45, ये आपके पास आ गया प्लस का 25। नेक्स्ट C22, C22 मीन्स आपको सेकंड कॉलम और सेकंड रो को डिलीट करना है। एलिमेंट क्या आएंगे, 30 इंटू 1 30 माइनस 15, प्लस साइन आएगा तो 30 माइनस 15, डिफरेंस आपके पास आ गया 15। नेक्स्ट C23, ओके, C23 को निकाल लेते हैं। तो अब आपको सेकंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करना है। तो अब आपके पास आ गया आंसर 30 इंटू 45, साइन आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 30 इंटू 45, 1350 माइनस 15 इंटू 20, यानी 300। अब सोल्व करके लिख लीजिए इसको, 50 01, ये आ गया आपका नेगेटिव में। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आएगा C31, यानी अब आपको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास पहले तो साइन पॉजिटिव आएगा थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके, यानी 20 माइनस 22, आंसर इज -2। नेक्स्ट C32 इज इक्वल टू, सेकेंड कॉलम को और थर्ड रो को डिलीट कर दीजिए, 30 माइनस का साइन आएगा, 30 माइनस सेकेंड कॉलम डिलीट है ना आपका, 30 माइनस 35, तो ये आ गया आपके पास 5। नेक्स्ट C33, C33 पॉजिटिव साइन आएगा,
तो अब ये आपके पास आ गया 30 इंटू 22, 660 माइनस 700. ओके, देन माई आंसर इज -40. ओके, अब सारे कोफैक्टर्स आपने निकाल लिए हैं, तो अब आपको क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में इसको अरेंज करना. कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, तो जैसे आपको प्लेस वैल्यू पता है उसके अकॉर्डिंग C11 क्या है हमारे पास -23, C12 -20, देन 1 2 4 5, देन 25, 15, -1050, -2 +5, और ये क्या है आपके पास -40. ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आ चुकी है. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर. ओके, ये आपकी है कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. इसका आपको क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है. तो कीजिए ट्रांसपोज, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए. -23 -20, 1 2 4 5, then 25, 15, -1050, -2 5, -40. ओके, ये आ गया आपका ट्रांसपोज. ठीक है, ट्रांसपोज हमारा क्या होता है, एडजॉइंट होता है. अब हमें निकालना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए. इनवर्स क्या होगा, आपको एडजॉइंट जो आपका मैट्रिक्स ए का आया है उसको आपको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है मैट्रिक्स ए का. चलो, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट. प्रीवियस पे जाते हैं, एक बार डिटर्मिनेंट देख लेते हैं. 155. ओके, 155 आपका डिटर्मिनेंट आया था. अब हम लिखते हैं एडजॉइंट. एडजॉइंट आपके इसके इक्वल है. चलो, इसको हम कॉपी कर लेते हैं. चलो, ये आ गया आपके पास इनवर्स. अब इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए देखो, आप अंदर के नंबर देखना, आपके पास नंबर काफ़ी छोटे हैं, बट अगर आप इन सबको 155 से डिवाइड करो तो रेशो में टर्म आएंगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इनवर्स हमने निकाल लिया, दैट्स इट. उसके बाद फर्दर सॉल्यूशन के लिए चलते हैं हम. आपके लिए आपके पास क्या था, टोटल मैट्रिक्स. यहाँ से एक बार इसको भी कॉपी कर लेते हैं. टोटल आपका जो था AX = B फॉर्म, ये आपका डाटा था. ओके, ये आपका डाटा था. ठीक है, तो अब आपको इसी पेज पे कॉपी आई थिंक होगा नहीं, मैं कॉपी करूँगी तो एक पेज पे लेके आना इनको बहुत मुश्किल काम है. अब दोनों, क्योंकि न्यू पेज पे तो जाने का ऑप्शन है, न्यू पेज पे जाने का ऑप्शन है, तो हमें तो कॉपी नहीं कर सकते, हमें लिखना ही पड़ेगा. चलो, हम लिख लेते हैं. हमें यहाँ पर, आपको पता है फॉर्मूला आपका क्या होता है, आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो वो आपका इक्वल होता है A इनवर्स B. ये फॉर्मूला आपको पता है ना कैसे आया है, आपके पास फॉर्मूला था AX = B. तो यहाँ से आप अगर A की साइड चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, B/A, यानी नेगेटिव ऑफ पावर, मतलब आपकी पावर क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर में नेगेटिव हो जाएगी. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं.
तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये तो a इनवर्स तो आपके पास यहाँ गिवन है, ओके। तो जस्ट आपको इसके साथ, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्रीवियस में जाइए, b की वैल्यू ये आपको याद रखनी पड़ेगी 5200, 5300, 60 एंड देख लेते हैं इसको नेक्स्ट में 5200, ये आपके पास 1/55, यहीं पर कर लो, यहीं पर हो जाएगा, ठीक है, टाइम बचेगा। तो इसी के साथ यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये था आपके पास 5200, 5300, 60 और लास्ट 5650, 5650, ओके। अब हम इसको डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर काफ़ी बड़ा है, ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेती हूँ ताकि इजीली हो जाए। कैलकुलेटर आपको अलो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, -23 इंटू 5200, नेगेटिव में आएगा, ये आ रहा है आपके पास 119600, ओके। नेक्स्ट 25 इंटू 5300, 60, 13400, देन माइनस में 2 से मल्टीप्लाई करना, ये इजी है, जल्दी हो जाएगा, ओके। काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है इस सम में। नेक्स्ट -20 इंटू 5200, माइनस का 2 फॉर एग्जाम्पल 104 और आपके पास आ जाएंगी 3 zeros। देन आपको क्या करना है, प्लस 15 इंटू 5360, 80400, then 5 into 5650, 28250। देन द थर्ड रो को मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करने के बाद 1245 इंटू 5200, दैट इज इक्वल टू 647400 माइनस 1050 इंटू 5360, 562800 माइनस -40 इंटू 5650, 005 जा 20, अगेन 0, 2 5 6 जा 24, 26, 2 5 4 जा 20 और 22, ओके डन। सारी कैलकुलेशन हमने कर ली है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है जस्ट। आप भी कर सकते हैं स्वाद के साथ, कोई मिस्टेक हो तो मिल जाएगी। इनका डिफरेंस 2 0 को छोड़ देते हैं, दोनों के पीछे, सबके पीछे 2 2 0 है, तो हम फ्रंट का कर लेते हैं बस। 4 - 6 - 4 - 3 6 और 4 10 माइनस इज 7, मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको रीचेक करते हैं। मुझे 25 इंटू 5360 कुछ गड़बड़ लग रहा है। सही है मैम। ठीक है, एक सेकेंड चेक करते हैं, रुको। 25, एक 0 कम लिखी है आपने। यस, मैं वही लग रहा है मुझे, 5360, यस, एक 0 कम लिखी हुई है, क्योंकि बाकी के मुकाबले ये नंबर, ठीक है, बड़ा था। 1340000 आएगी, ओके। अब करते हैं इसका डिफरेंस भी कर लेते हैं। डिफरेंस आने के बाद ये आपके पास आ जाएगा 31
800, सेकंड का 104, इसमें 80400, ये क्या नंबर था, ये 15 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, छोटा नंबर था। तो सबको इन दो को ऐड करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, तो ज़्यादा आपका प्लस वाला है, ये आ गया आपके पास 4650। देन द थर्ड नंबर इज़, ये और भी बड़ा नंबर है, ये दोनों नेगेटिव हैं, इन दोनों को एक साथ ऐड करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 620000। काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है ये, विदाउट कैलकुलेटर हो ही नहीं सकती। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इसको अब अंदर डिवाइड करना है, तो सारे एलिमेंट्स को आप 155 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात है, 3100 को आप डिवाइड कीजिए 155 से, तो आपके पास क्या आ रहा है 20। देन आपको डिवाइड करना है, सेम नंबर क्या है आपके पास 4650 115 जी 155 या 115 है? 155 है बच्चे, देखो मैंने यहाँ 155 लिखा है, प्रीवियस में एक बार चेक कर लो, 155 है, डिटर्मिनेंट इज 155, ठीक है, जो डिटर्मिनेंट आया उसी से तो आप डिवाइड करोगे, तो 155 आया है, ये 20। देन 4650 को फिर आप 155 से डिवाइड कीजिए, ये आ रहा है आपके पास 30। देन आपको डिवाइड करना है 6,20,000, आप इसको डिवाइड करोगे 155 से, तो ये आपके पास आ गया 4000। अब वेरिएबल्स आपको पता ना, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x है, x के वेरिएबल क्या थे, x, y और z। अब x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30 और z इज इक्वल टू 4000। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर इस सम में लास्ट में जाके कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो चुकी है, इतना भी नहीं, कैलकुलेशन से आपको खेलना आना चाहिए वैसे भी, और आपको कैलकुलेटर भी अलाउ है, तो कैलकुलेशन से आप बिल्कुल भी नहीं घबरा सकते। बस आपको ये, किसी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ जैसे ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को इकट्ठा करना और पॉजिटिव को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पर ये और ये अकेला नेगेटिव, तो मीन्स इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव थे। तो इस तरीके का डाउट अगर किसी को है तो वो मुझे बता सकता है, अदरवाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ओके। यस मैम। चलो नेक्स्ट चले, एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे टोटली आपके पास डाटा नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट के प्लेस पर कुछ आपको नंबर्स गिवन है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो ये गिवन है आपके पास, y मीन्स इनकम, C मीन कंजप्शन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये नेशनल इनकम आपकी इसी के इक्वल होती है, C प्लस आई प्लस जी के। दूसरा आपके पास क्या है, C इज इक्वल टू A प्लस B इंटू वाई माइनस टी। टी यहाँ टैक्सेस के लिए है, टी यहाँ किसको डिनोट कर रहे हैं बच्चे, टैक्सेस को डिनोट कर रहे हैं। तो कि आपकी कंजप्शन किस पर डिपेंड करती है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करती है, और डिस्पोजेबल इनकम क्या है यहाँ पर, y माइनस टी। जितने आप गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हो उसको सब्ट्रैक्ट करके जो आपके पास इनकम बचती है वही आप यूज करते हो, उसी को कंज्यूम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो y माइनस टी हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। और टी की इक्वेशन आपको गिवन है टैक्स के लिए, वो क्या है आपके पास, डी प्लस टी वाई। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं, बट मैक्रो इकोनॉमिक में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक के पेपर में। मैथ्स में ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, स्पेशली आपके लिए और भी कम है। इन्होंने इस तरीके का मॉडल दे रखा है, इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल, और आगे लिखा है आपको सोल्व द मॉडल फॉर वाई सी ओ टी यूजिंग क्रैमर रूल, यूजिंग मैट्रिक्स क्रैमर्स रूल। ये आपको इसने पूछ रखा, क्रैमर रूल से आपको इसको शो करना। और किसके लिए सोल्व करना, देखो वेरिएबल के नाम इसने दे दिए। इन केस बच्चे अगर आपको ऐसा डाउट हो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल हमेशा देखो यहाँ पर कैपिटल फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन जो कांस्टेंट है ना, अब देखो ए बी डी टी, ये सारे आपके पास किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, ये सारे आपके पास स्मॉल लेटर्स में। ये वाई मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, ये वाई भी आपका यहाँ पर क्या है, कैपिटल है। ओके, ये कुछ इस तरीके से है जैसे आपका प्रीवियस क्वेश्चन में अब यहां पर देखो बच्चे, इस इक्वेशन को देखना जरा, क्या था इस इक्वेशन में, आप क्या कर रहे थे, x का कोफिशिएंट क्या था, 30 था, एक नंबर था, y का कोफिशिएंट क्या था, 20 था। तो यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट है ना, वहां पर आपको कोफिशिएंट ना देके इसको ऐसे लिख रहे हैं ax प्लस by। ओके, कांस्टेंट को आपके ए बी सी डी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो उस तरीके से वहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। और इसने साफ क्लियर कर दिया आपको किसको वेरिएबल मान के चलना है, आपको y c और t को आपको वेरिएबल मान के चलना है, बाकी सारे आपके क्या है, कांस्टेंट है। तो बाकी सारे कांस्टेंट है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी मैट्रिक्स अरेंज कर लूंगी ना। तो सबसे पहले आप क्या करो, इन सब की साइड चेंज करो, वेरिएबल जो है y c और t उनको लेफ्ट साइड पे रखो। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं कैसे रख सकती हूँ, y राइट साइड में मेरे पास क्या है, c और i वेरिएबल है, तो मैं इनको लेफ्ट साइड में लेके आऊंगी, y माइनस सी माइनस आई हो गया हमारे पास, और राइट हैंड साइड में बचा क्या, g, लिख लो इसको। सेकंड इक्वेशन में देखना, सेकंड इक्वेशन में आप कैसे लिखोगे, c उधर आपके पास दो हैं, एक आपके पास y है और एक t है, लेकिन इसको आपको ओपन करना पड़ेगा बच्चे। आप इसको कैसे लिख सकते हो, a प्लस बी वाई माइनस बी टी, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो इसके बाद आप क्या करो, साइड चेंज कर लो y वाली टर्म की। ओके, c ऑलरेडी यहाँ है, y और t दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि हमें y किसके लिए सोल्व करना है, t के लिए तो नहीं सोल्व करना ना हमने इसको। वेरिएबल को नाम, एक सेकंड में वेरिएबल के नाम दोबारा देख लेती हूँ भाई क्या है, वेरिएबल हमें किसके लिए सोल्व करना, ओके y c और t के लिए सोल्व करना। ये i नहीं है बच्चे, इसको मैंने यहाँ ग्रीन कलर से कर दिया, इसलिए मुझे इसको यहाँ क्या लग रहा था, ये i लग रहा था, ये t है, t y और c इनके लिए सोल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने i को ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मुझे i को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, t चाहिए, तीसरा हमारा क्या है, वेरिएबल t है, तो इसको मैं इरेज कर लूँ। तो y वाली टर्म ठीक है, c वाली टर्म लेनी है, लेकिन यहाँ पर t वाली टर्म नहीं है, तो y माइनस सी और t यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में i और g रहेगा। ओके, सिर्फ इन्हीं तीन टर्म्स को हम लेफ्ट में लेके आएंगे, बाकी किसी को नहीं, बाकी सब कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट में अब आपके पास c ऑलरेडी है, ओके, यहाँ से b माइनस बी वाई आ जाएगा, और ये माइनस बी टी है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का बी टी हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आपके पास बचा क्या, यहाँ पर a। थर्ड इक्वेशन को भी ऐसे ही कीजिए, थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर लेफ्ट में t है, ओके, राइट साइड में y वाली टर्म है, इसको भी लेफ्ट में ले आते हैं, और राइट में बचा क्या आपके पास, d। ओके, इस तरीके से ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, बट इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैंने वेरिएबल की मुझे एक सीक्वेंस डिसाइड करनी पड़ेगी, उसी सीक्वेंस में मैं रखूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है आपके पास, y है, c है, तीसरा वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं इनको ना इसी सीक्वेंस में रखूँगी, y देन c देन t, हर इक्वेशन में। आप प्रीवियसली जाओ ना, प्रीवियस में जाओ, वहाँ पर आपको ऐसा कुछ सोचना और करना नहीं पड़ा था। देखो अब इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को देखो, फर्स्ट टर्म किस में, इनमें सब में क्या है, x है, देन y है, देन z है, सेकंड में भी x,
वाई और जेड। ओके, तो सेम आपको इसमें करना है, आपको उसको एक ही सीक्वेंस में रखना है। ये चीज़ मैं आपको पहले कह रही थी लेकिन आप लोगों ने शायद अच्छे से नोट नहीं किया होगा, बट इस सब में पूरी जरूरत पड़ रही है इसकी। तो y फिर c और फिर t। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा लिखो, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, y माइनस सी। ठीक है, t वाली टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, t वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है तो आप मान सकते हो उसके कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, जीरो। जीरो लिख लो या जीरो टी लिख लो, आपकी मर्जी। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या हो गया, i प्लस जी। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन में लिखिए। अब सेकेंड इक्वेशन में मुझे पहले y वाली टर्म चाहिए, तो मैं माइनस बी वाई, देन c प्लस का c है हमारे पास। ओके, देन t बी टी है। राइट हैंड साइड में आपके पास बचा क्या, a। ठीक है, थर्ड में भी आपको इसी सीक्वेंस में रखना है। y वाली टर्म है, पहले लिखो माइनस टी वाई। c वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, मीन्स उसका कोफिशिएंट जीरो हो गया, जीरो या जीरो सी से आप इसको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, t है, प्लस का है तो t। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, d। ओके, अब आपको ax इज इक्वल टू बी फॉर्म आती है, पता ना आपको ax इज इक्वल टू बी फॉर्म। मैं इस सबको इरेज कर रही हूँ। ओके, तो इसको ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लेके आओ। चलो, उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, a। ए लिखते हैं। ए मैट्रिक्स मेरी क्या होगी, पहले हम दूसरी अलग कर लेते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स निकाल लेते हैं और बी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ओके, पहले बी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में लिखिए, क्या आपके पास आई प्लस जी, देन ए और थर्ड डी। बी निकल गई। वेरिएबल जिस सीक्वेंस में आपने अरेंज किया, पहले वाई है तो वाई लिखो, देन सी है तो सी लिखो, और देन टी है तो टी लिखिए। जिस भी सीक्वेंस में आपने लिखा है उसी सीक्वेंस में। ओके, अब कोफिशिएंट लिखिए। y का कोफिशिएंट क्या है, 1, c का कोफिशिएंट -1 और t का कोफिशिएंट 0। देन माइनस बी 1 b माइनस टी 0 और 1। ओके, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर ली है। अब हमें इसको सोल्व करना है बाय मैट्रिक्स क्रैमर रूल ना। ओके, तो क्रैमर रूल के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 1 इंटू 1 माइनस 1, ओ सॉरी 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू बी यानी 0, देन नेगेटिव साइन लगाइए और ये -1 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको क्या करना, माइनस बी इंटू 1 माइनस बी, और माइनस का साइन लगाओगे लेकिन b इंटू माइनस टी माइनस बी टी आएगा तो प्लस बी टी हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, लास्ट कोफिशिएंट क्या है, 0 है, कुछ भी आए ब्रैकेट में वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको 0 से डिनोट कर सकते हो क्योंकि सारा 0 आ रहा है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या आ गया, 1, ये आपके पास आ गया, प्लस सामने क्या है 1 है और अंदर क्या है माइनस बी प्लस बी टी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जस्ट क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 1 माइनस बी प्लस बी टी। ओके, ये आपके पास आ गया है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब देखो नंबर की तरह एक सिंगल नंबर नहीं आया क्योंकि ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो इसलिए आपके पास ये क्या आया कि इक्वेशन फॉर्म में आया। ओके, ए आ गया हमारे पास। अब हम A1 मैट्रिक्स निकालते हैं। A1 मैट्रिक्स, A1 मैट्रिक्स के लिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को B मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देना, तो लिखो 1 प्लस जी ए देन डी, सेकेंड कॉलम को एज इट इज -1 1 और 0, और थर्ड कॉलम एज इट इज 0 B 1। ओके, तो सॉरी ये
आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में नहीं लिखना, ये आपकी मैट्रिक्स ए है तो इसको मैट्रिक्स ए ही डिनोट करो, A1, ना कि डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट अब निकाल लेंगे हम, A1 का डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल लेंगे, वो सिंबल गलत लग गया था बाय मिस्टेक। चलो अब A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है हमने, चलो निकालते हैं। 1 प्लस जी, सॉरी ये ध्यान रखना आपने, ये I प्लस जी है, I प्लस जी है, ये 1 की फॉर्म में मत लिख देना गलती से, सारा गलत हो जाएगा। तो I प्लस जी है तो I को ध्यान से, I प्लस जी इंटू आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 0, कोई परेशानी नहीं है। देन -1 है, माइनस का साइन है तो +1 हो जाएगा, इंटू A माइनस बी डी। देन फिर आपका कोफिशिएंट क्या है 0 है, तो इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं, पहले ही बहुत बड़ा है, 0 करो। ओके इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा I प्लस जी, सेकेंड टर्म 0 है, और इसको हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है यानी A माइनस बी डी। ओके कोई भी दो कॉमन टर्म नहीं है, सेम टर्म नहीं है, सब में ये A है, ये G है, I है और माइनस बी डी है। तो उस वेरिएबल्स हमारे या कॉन्स्टेंट जो सेम नहीं है कुछ भी, तो हम इसको कोई चेंज नहीं कर सकते, A1 हमारा आ चुका है। नेक्स्ट अब हमें निकालना है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, यहाँ पर नहीं निकलेगा, नेक्स्ट पर कॉपी कर लेते हैं हम इसको। ओके A1 हमने निकाल लिया, अब हमें कौन सी मैट्रिक्स चाहिए A2। A2 के लिए हमें फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिखना है 1 माइनस बी माइनस टी, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कीजिए I प्लस जी A और D, थर्ड कॉलम फिर एज इट इज 0 B 1। ओके नाउ फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A2। 1 इंटू A माइनस बी डी माइनस I प्लस जी, I प्लस जी एक ही टर्म है तो ब्रैकेट लगाएंगे, ये आ जाएगा आपके पास माइनस बी प्लस बी टी प्लस, ये बड़ी अच्छी बात है, एक टर्म 0 हो ही जा रही है, ठीक है, जब तक हमारे पास थर्ड कॉलम है। तो ये क्या है 1 माइनस बी डी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखो या एज इट इज़ लिखो, देखो एज इट, अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखने का फ़ायदा तब होता है, क्या मेरे पास कोई जी आई या टी में कोई पहले टर्म है, नहीं है, तो मीन्स इसको मैं ओपन फॉर्म में करके इसको बड़ा कर लूँगी, तो इससे अच्छा इसको एज इट इज़ ही रहने दो, क्योंकि किसी के साथ एडजस्टमेंट तो ये करेगा नहीं, तो इससे अच्छा इसको एक साइड ऐसे ही बैठा रहने दो, ठीक है। A2 का डिटर्मिनेंट आ गया। ओके अब निकाल लेते हैं A3 का डिटर्मिनेंट। चलो A2 के डिटर्मिनेंट को हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं कहीं भी, और बाकी को मैं इरेज कर देती हूँ, बाकी जो मेरा है उसको मैं इरेज कर देती हूँ और इसको हम रख लेते हैं, इसको हम एक कॉपी करके कहीं भी साइड में रख लेते हैं ताकि ज़्यादा पेज दूसरे पेज पर ना जाना पड़े, ये एक साइड रखा रहेगा हमारे पास। हमें पता है कि ये हमारा किसका है A2 का डिटर्मिनेंट है। कुछ गलत हो गया है, उल्टा हो गया जी रिवर्स हो गया है। चलो ये यहाँ कोने में चिपका देते हैं इसको, हमें A2 का डिटर्मिनेंट ये है, बाकी को हम इरेज कर देते हैं। अब हम निकाल लेते हैं A3। ओके A3 मैट्रिक्स के लिए अब आपको थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना, फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस बी माइनस टी एज इट इज, देन सेकेंड एज इट इज -1 1 और 0। अब ये बड़ा हेल्पफुल था थर्ड कॉलम, इस बार ये जा रहा है क्योंकि ये 0 किए जा रहा था,
अब इसी को हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। चलो अब A3 का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं। A3 का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 1 इंटू D माइनस 0, ये आपके पास +1 इंटू माइनस BD, और ये आपके पास माइनस BD प्लस AT, देन प्लस 1 प्लस G, सॉरी 1 प्लस G नहीं, I प्लस G इंटू 0 प्लस T। ओके, सिंप्लीफाई कुछ ज़्यादा होंगी नहीं, टर्म्स लगभग डिफरेंट हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा खोल के लेते हैं। ये D हो गया, ये हमारे पास क्या है, इसको हम माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बीच में तो साइन लगाना ही होता है। ये आ गई सेकेंड टर्म, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, I प्लस G इंटू टी। ओके, तो T है इसके साथ, वो लिख लिया। ये A3 डिटर्मिनेंट आ गया बच्चे हमारा। ओके, अब आपको पता है जो आपके पास फर्स्ट वेरिएबल है y, फर्स्ट वेरिएबल y, सेकंड वेरिएबल आपके पास है c, और थर्ड वेरिएबल है t। सीक्वेंस में लिखा, तो फर्स्ट वेरिएबल के लिए आपको क्या करना है, A1 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। चलो फिर C के लिए क्या करना है आपको, सेकंड वेरिएबल के लिए A2 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, और फिर थर्ड के लिए A3 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना। यहाँ पर बच्चे ये सम काफ़ी नॉलेज देगा आपको। Y C T जिस सीक्वेंस में था मैंने उसी सीक्वेंस में रखा, फर्स्ट Y था, देन C था, देन आपके पास T था। तो A1 का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले हम A1 के डिटर्मिनेंट को ढूंढ के लेके आते, कहाँ है हमारे पास, इसको ब्लू लिखेंगे। चलो प्रीवियस पे जाइए, A1 का डिटर्मिनेंट 1 प्लस G प्लस A माइनस BD, 1 प्लस G प्लस A माइनस BD, ठीक है, यही था। ओके, अब हमें चाहिए A का डिटर्मिनेंट, प्रीवियस फिर जाते हैं, 1 माइनस B प्लस BT, 1 माइनस B प्लस BT। ओके, ये आ गया हमारे पास y। कुछ एडजस्टमेंट डिवीजन हम नहीं कर सकते, तो मीन्स ये एज इट इज ही हमारा आंसर है। सेकंड के लिए, ओके, सेकंड C के लिए A2 का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास ये रखा। मैं इसको इरेज कर रही हूँ अभी के लिए क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। तो ये रहा आपका A2 का डिटर्मिनेंट। ओके, A2 का डिटर्मिनेंट है तो हमने पहले भी इसको कॉपी किया था, और फिर कर लेते हैं एक बार। ये आ गया आपके पास। ओके, इसको आपने डिवाइड करना है किससे, A के डिटर्मिनेंट से। ये रहा आपका A के डिटर्मिनेंट, 1 माइनस B प्लस BT। कलरफुल पेज बना दिया हमने खूब सारा। ओके, अब T के लिए, T आपका थर्ड वेरिएबल है, तो A3 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। अब लास्ट में तो बिल्कुल इजी हो गया ना, आपको डिवाइड भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये रहा आपके पास A3 का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ रखिए इसको, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे, A के डिटर्मिनेंट से, यानी 1 माइनस B प्लस BT। तो तीनों वैल्यूज़ हालांकि काफ़ी बड़ी हैं, इक्वेशन फॉर्म में है, तो तीनों वैल्यू आपने निकाल ली है। ये y है तो कैपिटल में है बच्चे, ये स्मॉल में नहीं, कैपिटल में। y की वैल्यू ये रही हमारे पास, ये हमारी c की वैल्यू है, और ये हमारी t की वैल्यू है। तीनों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, यस मैम।
कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से कर लो बच्चे। ये क्वेश्चन मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ, ये मैक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इक्वेशन मैक्रो में आ जाती है, ठीक है, तो ठीक है मैम। अच्छे से कर लो। चलो